टीएफआर का पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको होमवर्क दिया गया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशंस भेजे थे, करेक्टली भी भेजे हैं और कुछ में फ्लॉज भी हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया है ना कि ऐसा हो सकता है, कई बार आप टीएफआर के एग्जाम में गैस से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जब सेकंड स्टेज टेस्ट होगा तब वहां पर आपको सॉल्यूशंस को लिखना होगा, ठीक है। ये प्री टेस्ट होता है सिर्फ कम स्टूडेंट्स को कम करने के लिए, ठीक है, ये मेन टेस्ट नहीं है टीएफआर का, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक सेकंड स्टेज टेस्ट होता है, उसमें बहुत अच्छी डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन लिखना आपको आना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी लोग प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आप लोगों को पहले से ही ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। इन जो भी ये क्वेश्चंस है ना, कई बार ये जो प्री टेस्ट होता है इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको सेकंड स्टेज टेस्ट में देखने को मिलते हैं, वहां आपको सॉल्यूशन लिखना होता है उनका, ठीक है। तो वो सब आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। टीएफआर की जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपका तैयारी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप कर दें, तीन गलत करके, अरे तीन गलत हो गए चौथा सही होगा, ऐसे करके ये गलत है तो ये भी सही होना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट आपको सही तरीके से सॉल्यूशन लिखना और सही सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप अच्छे तरीके से स्मार्टनेस से या किसी तरीके से भी करें, लेकिन आपको उसका सही सॉल्यूशन भी आना चाहिए, ठीक। देखो, कुछ गलतियां जैसे एक कुछ सॉल्यूशंस में आपने भेजा था, क्या भेजा था कि इसके कुछ टर्म्स निकाले थे, ठीक है, ओके, पहले 10-12 टर्म्स, ठीक है। फिर आपने बोला था इस इट सीम्स टू कन्वर्ट्स टू जीरो, राइट, बट दैट इज नॉट गुड थिंग, ओके, बिकॉज इवन इफ थाउजेंड ऑफ टर्म्स, 1 crore terms seems to convert to zero, okay, the sequence might change its behavior after 2 crore terms, okay. First 2 crore terms might seem to converge to zero, but suddenly it may change behavior because the finitely many terms does not decide the convergence of a sequence. Okay, समझे? एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है जीरो आ रही है, इसकी लिमिट जीरो की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बन गई बात, लेकिन आगे तो फंस जाएंगे ना, ठीक है। समझे कि गैस से नहीं करनी है चीजें, ओके। और दूसरा, कुछ गलतियां और थी, जैसे ऐसे आपने किया था, उसमें इनइक्वलिटीज की मिस्टेक थी, ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो इनइक्विटी सही यूज करनी आनी चाहिए। जो आप मतलब दो इनइक्विटीज थी उसको आपने गलत कंबाइन किया था, ठीक, इस तरीके की मिस्टेक्स मैंने देखी, तो ये नहीं होनी चाहिए। पहली वाली बात समझ गए कि सीक्वेंस के भले ही आगे के टर्म्स कहीं भी दिखाई दे रहे हो, दैट डज नॉट डिसाइड कन्वर्जेंस, ओके, क्लियर। और दूसरा वाले इनइक्विटीज का करेक्ट यूज होना चाहिए, ओके, क्योंकि आप लोग ऐसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके कुछ आप अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया हुआ है, मैं एक बता रहा हूँ जनरल मिस्टेक जो है, ऐसे करके तीन चीजें हैं, ओके, और दूसरी इनइक्वलिटी भी ऐसे है, ठीक है। फिर आपने जो इनइक्वलिटी है इसमें डिवीजन किया है, तो इनइक्वलिटी बदल ऐसे हो जाएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐसे रख दिया है, तो ऐसा ये ठीक नहीं है, ओके, ये गलत है, आपको करेक्ट पता होना चाहिए इनइक्वलिटी कैसे क्या होगी करके, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, for a positive integer m, let dm denote the number of divisors of m, including 1 and m. Define a sequence an by n is the cardinality of this set. Okay. Uh, number of integers between 1 to n for which dm is odd. dm क्या है? Number of positive divisors of m. समझे? करके दिखाऊं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 4 है, राइट, मान लो, मैं एक दो टर्म निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। A1 के लिए क्या है, ए की डिवाइजर है इसका, ऑड आ रहा है 1 है। A2 क्या है, 2 के दो डिवाइजर्स हैं, राइट, तो A2 की A2 के दो डिवाइजर्स, सॉरी नो इट्स नॉट A2, सॉरी, 1 के कितने डिवाइजर्स हैं, एक, 2 के कितने डिवाइजर्स हैं, दो, 3 के कितने डिवाइजर्स हैं, दो, 4 के कितने डिवाइजर्स हैं, कितने डिवाइजर्स हैं 4 के, थ्री। 3। हाँ, 5 के कितने डिवाइजर्स हैं, ऐसे करके देखो तो आप पाओगे ना, स्क्वायर्स में, परफेक्ट स्क्वायर्स में ऑड आ रहा है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आता है, ओके, समझे। फिर एन क्या है वो मैं समझाता हूँ, सबसे पहले इस बात को आप नोट कर लीजिए, नोट दैट
note that DM is odd if and only if, बोले, M is M is perfect perfect square. square. ओके, परफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? PRFE होता है, FA? FECT. FECT. ओके, परफेक्ट स्क्वायर। सर DM इज ऑड होगा। हाँ बिल्कुल, चलो तुम आ भी गई हो। सर मैं 8:15 का ही आई हूँ। हाँ बहुत जल्दी आई हो फिर। ठीक है, DM इज ऑड। वो ठीक है चलो। इफ एंड ओनली इफ M इज परफेक्ट स्क्वायर, इसको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे देता हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज है लेकिन फिर मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक, यहीं पे सॉल्व करके देखो। आप M को क्या लिखते हो? पहले प्राइम्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, राइट? और फिर DM का फॉर्मूला जानते हो आप सभी लोग, क्या होता है DM का फॉर्मूला? बताइए फिर। K1 plus 1 into K2 plus 1 dot KR plus 1. राइट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये ऑड है तो इनमें से एक भी इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये वाली चीज ऑड है तो इनमें से एक भी इवन नहीं होना चाहिए, एक भी प्रोडक्ट। अब एक भी प्रोडक्ट इवन नहीं होना चाहिए मतलब एक भी KI ऑड नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि एक भी KI ऑड हुआ तो KI प्लस वन क्या होगा? इवन हो जाएगा। सो ऑल KIs आर इवन। इफ ऑल KIs आर इवन तो ये हर सारे प्राइम्स की पावर इवन है, राइट? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स M इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट? समझ गए होंगे, मैं वो लिखूंगा नहीं, हाँ यहां पर मैंने बोल दिया है, एक्सरसाइज दी है। ओके, राइट। AN क्या है? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो इसको यहां देख लो आप पहले। इसका मतलब है कि 1 से लेकर N तक, जैसे आप मान लीजिए A4 निकाल रहे हैं, A4 से लेकर आपने देखना है 1 2 3 4। अब 1 के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आता है, 1 के, 2 के लिए नहीं आता, 3 के लिए नहीं आता, 4 के लिए आता है, राइट? तो 2 हो जाएगी A4 के लिए, A4 2 हो जाएगा, समझ गए ना? राइट। A5 कितना हो जाएगा? A5 भी 2 ही होगा। A9 3 हो जाएगा। ओके, कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं आपने ये देखना है। 3 परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं तो 3 हो जाएगी कार्डिनल। मतलब कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं ये भी पूछ रहा है, ठीक है? समझ गए? पक्का? पूछ लो नहीं तो ठीक है, एक दो टर्म निकाल के मैं दिखा दूंगा। ओके, सो सर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। आ जाएगी समझ। देखो, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स इन कौन से सेट में? 1, ऐसे लिख रहा हूं, हाँ, 1, N इंटरसेक्शन N, राइट? ठीक है, वो क्लोज इंटरवल 1 N से इंटरसेक्शन N माने इंटीजर से लो, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब बताओ सलोनी, आपको क्या नहीं आया? सर ये आपने जो AN को सर आप कैलकुलेट कर रहे थे सर, वो चीज मुझे नहीं समझ में, बिकॉज मुझे लगा कि अगर DM अगर यहाँ पे ऑड दिया हुआ है चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो देख, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको A7 कैलकुलेट करना है, ठीक है? ठीक ठीक है। है, तो A7 का मतलब क्या है? कि कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, कि 1 से लेकर 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये ऑड आता है, ठीक है? 1 से लेकर 7 तक के इंटीजर्स। हाँ, तो कौन कौन से हैं? 1 के लिए ऑड आता है और 4 के लिए ऑड आता है बस, और सबके लिए बस। इवन आता है, हाँ राइट? इवन है। तो कार्डिनलिटी 2, हाँ। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है? A7 2 होगा। समझ आया? जितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन दो इंटीजर्स के बीच में उनका नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही DM ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आ रहे हैं वो ऑड आ रहे हैं, ठीक है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ ठीक है,
चलिए, तो अब सबसे पहले देखो, ये सीक्वेंस की लिमिट चाहिए आपको। लिमिट कौन से सीक्वेंस की चाहिए? लिमिट an ओवर n, राइट। इसकी लिमिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको क्या चाहिए कि कैसे आप an को n के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। n के फॉर्म में लाइए उसको, कुछ अगर ला सकते हैं तो ही आप लिमिट निकालना आसान होगा, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं n के रूप में? देखिए, सो an इक्वल टू n, तो आप में से बता सकता है कोई an को, मतलब n किसी भी फंक्शन में व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, कुछ भी, एनीथिंग। आप लिख के देखो n के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप कैसे जानेंगे पता है? आप समझ लो कि आपके पास an स्क्वायर है, ठीक है। an स्क्वायर है, ऐसे समझो, ऐसे नहीं पता चलता है एग्जैक्टली। an स्क्वायर बताओ कितना आएगा? आप जल्दी से बताओ, इसमें क्या इतना बड़ी बात है? an स्क्वायर की वैल्यू n n n आएगी, n होगा। राइट। हाँ, बिकॉज देर आर n स्क्वायर्स ना, 1 से लेकर n तक है। तो अब सोचो n+1 का होल स्क्वायर के लिए कितनी आएगी वैल्यू? मतलब ये, इसके लिए कितनी आएगी वैल्यू? नहीं नहीं, सॉरी, मैं ये पूछना चाहूंगा एक्चुअली, n² + 1 के लिए। ग्रेटेस्ट हाँ, रुको रुको, बोलो। n ही होगा। गुड। हाँ, इसके लिए सर भी n ही बॉक्स होगा ऑफ ना। एंड्स का प्लस था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो ये होगा ऐसा, पर किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? सर रूट का राइट, रूट का। तो आप क्या करेंगे? रूट n लेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ओके, ऐसे करके। ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना। हाँ सर, तो बॉक्स। ओके, तो ओवर n। अब ये मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाँ, मैं बोल देता हूँ साइड में, वो लिख नहीं रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन में। जिनको समझ में नहीं आया देखो, मैं समझा देता हूँ। एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है। प्रूव दैट कि an आपका क्या है? रूट n होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप जानते हैं लिखना जरूरी नहीं है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n, ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जैसे कोई भी इंटीजर है, देखो n, ठीक है, दो कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। ऐसे होगा ना, ऐसे करके। तो उन सभी के लिए क्या होगी? उन सभी के लिए, जैसे के स्क्वायर के लिए चाहिए, तो के स्क्वायर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई रूट, इसका रूट लो, वही आएगी वैल्यू an की, राइट। लेकिन उससे आगे वाले के लिए भी के ही आएगी। अब यहां तक के ना, जितने भी इनके बीच में n है ना, उनके लिए के ही आएगी। तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि इसका रूट करोगे, ठीक है, वो क्या आएगा? उसका रूट करोगे तो के पॉइंट समथिंग आएगा, के प्लस आएगा ना, के पॉइंट समथिंग। जैसे मान लो कि आप 2 और 9 के बीच में रूट करिए, नहीं, 4 और 9 के बीच में, वो 2 प्लस समथिंग आएगा, 9 से छोटा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। हमें पता है वैल्यू के है, एन की ना, समझ गए आप? तो क्या हो जाएगा फिर? एन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे भी, ओके, मतलब जस्टिफाई भी करेंगे, वो आपके लिए एक्सरसाइज है, मैंने समझा दिया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देखो, अब ये ऐसे तो हमें पता नहीं है ना कि इसकी क्या है। अभी भी हम लिमिट नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं क्या? अब और सर इसको एंड, हाँ, रूट इन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट इन कर देंगे तो फिर तो वो जीरो चला जाएगा ना, इन टेंस टू इनफिनिटी। ओके, तो रूट n माइनस क्या कर देंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट। हाँ बच्चों, अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें पता कैसे लगा ऐसे करना है, हम n के टर्म्स में लाना चाहते थे उसको, ठीक है, n का कोई फंक्शन, ठीक है, और उससे फिर काम सरल हो गया। आगे आगे देखो, हमने कोशिश की। जब आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, आपने पहले ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि एकदम हर कोई आपकी डायरेक्शन बन ही जाएगी, ठीक है। करेक्ट वे में आपको सोचना है, आपको छोटे से में संतुष्ट नहीं हो जाना है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा टीएफआर में, टीएफआर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बिना सही सॉल्यूशन जाने आप उनको एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस जिनका, और ये सारे एग्जाम्स में होता है,
ठीक है, बिना सही सॉल्यूशन जाने करेक्ट किया जा सकता है। और मैंने आपको परसों एक एग्जाम दिखाया, उसमें तो बिना सही जाने ही गलती से भी सही हो सकता है, दिखाया ना। इसलिए ठीक है, आपको करेक्ट सॉल्यूशन पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे फिर क्या आ जाएगा, ये नीचे एन होगा, हाँ वो नीचे ने 1/√n। यस हाँ, सो फ्रैक्शनल पार्ट ओवर एन आ जाएगा, राइट। अब ये दोनों जीरो की ओर जा रही हैं, राइट। सो लिमिट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है हमेशा, है ना, है ना। ओके, सो लिमिट, तो बहुत कुछ बच्चों ने करेक्ट सॉल्यूशन भी भेजा है, सो आई अप्रिसिएट। ओके, इसको फिर ऐसे करके लिखो। पहला वाला तो सारे जानते हैं, दूसरा वाला मैं बोल देता हूं कैसे। ठीक है, दोनों लिमिट 0 आ रही है। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए, ओके, क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके साइड में होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। सिंस 1/n 0, ओके, ठीक है, इसलिए तो बाई सैंडविच लेम्मा, तो इसलिए इसकी लिमिट 0 आएगी। ओके, समझ गए आप लोग। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब कोई क्वेश्चन हैं बच्चों किसी का, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ओके, सो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन सर नहीं है अब। हाँ पूछो, सुनो, हाँ हाँ पूछो।